नमस्कार छात्रों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शशांक शुक्ला, हिंदी विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आज मैं आपके सामने BAHL 101 की पाठ्यपुस्तक गद्य साहित्य 1 की प्रथम इकाई हिंदी गद्य उद्भव और विकास पर बातचीत करूंगा। आज हमारी बातचीत हिंदी गद्य के उद्भव और विकास की उस पृष्ठभूमि पर केंद्रित है जिसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य में गद्य के प्रारंभ और उसकी प्रक्रिया, उसके विकास, विस्तार का अध्ययन करेंगे या उस पर बातचीत करेंगे। आप सब लोग गद्य और पद्य साहित्य की दो काव्य विधाओं से परिचित हैं, काव्य रूपों से परिचित हैं। जब हम गद्य कहते हैं तो सामान्य रूप से बातचीत का बोध होता है। पद्य कहते हैं तो हमारे सामने कविता का बिंब खड़ा हो जाता है, कोई गीत का बिंब खड़ा हो जाता है, गजल आ जाती है, शेर, शायरी, ये सब कविता के फॉर्म हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग समयों पर रचे गए रूप हैं या एक साथ रचे गए रूप हैं। लेकिन जब हम गद्य कहते हैं तो गद्य से हम बातचीत का हमारे सामने स्पष्ट रूप से बिंब आता है। हम जो बातचीत करते हैं जो उस फॉर्म को हम गद्य कहते हैं। इसीलिए जब साहित्य का वर्गीकरण किया जा रहा था तो गद्य और पद्य दो वर्गीकरण किए गए। और शुरू के वर्गीकरण की बात करें तो वहाँ कथा साहित्य, नाटक और कविता का वर्गीकरण यानी पद्य का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से था। तो हमारी जो आज की बातचीत है वो हिंदी गद्य और उसकी प्रस्तावना पर केंद्रित है। आपके सामने गद्य के अलग अलग फॉर्म या अलग अलग रूप रहे हैं। आप उपन्यास और कहानियां भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये उपन्यास और कहानियां या आधुनिक उपन्यास और कहानियां क्या हैं, ये पुराने उपन्यास और कहानियों से कैसे भिन्न हैं, या इनकी वास्तविक शुरुआत या आधुनिक रूप में ये कहाँ अलग हो जाते हैं, इन्हीं कुछ बातों को लेकर हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। जब हम गद्य का प्रयोग कहते हैं और आधुनिक गद्य का प्रयोग कहते हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य के प्रयोग की बात करते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से ये बात आती है कि गद्य का संबंध आधुनिकता से है या आधुनिक बोध से है। जब मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूं कि गद्य का संबंध आधुनिकता या आधुनिक बोध से है तो तुरंत आपके मन में प्रश्न उठता है कि फिर क्या पंचतंत्र, हितोपदेश या दूसरी कहानियों में आए हुए गद्य का क्या संबंध आधुनिक चेतना से नहीं है? तुरंत ये प्रश्न आपके मन में प्रत्युत्तर की तरह उठेगा। और फिर क्या कविता का संबंध केवल भाव और से है और गद्य का संबंध विचार से है? क्योंकि सामान्य रूप में जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सीधे गद्य के लिए विचार, एक आइडिया, और कविता के लिए एक बिंब या इमेज की बात करते हैं। एक मोटा वर्गीकरण है या प्राथमिक वर्गीकरण है। लेकिन जब हम इसको साहित्यिक धरातल पर या साहित्य के गहरे अर्थों में देखने की बात करते हैं या उसको प्रयास करते हैं तो हम ऐसे कथ्य, ऐसे विवरण जो वैचारिक चेतना से युक्त हों और जो परिस्थितियों और घटनाओं के वृत्त और उनकी जटिलता को केंद्रित करके लिखे जाते हैं तब हम उसे गद्य कहते हैं, जो सामान्य बातचीत में होती है। जैसे देव स्तुतियां होती थी वो पद्य में ही हो सकती थी, या जब व्यक्ति बहुत दुखी होता था तो गीत के फॉर्म में ही बात होती थी। आप देवताओं की स्तुतियों की बात हुई कि जो हमेशा ही पद्य में आते रहे हैं, क्योंकि गद्य का संबंध केवल भाव नहीं हो सकता। पद्य में तो ये फिर भी एक लचीलापन है कि आप भावयुक्त पंक्तियों के माध्यम से, किसी की स्तुति के माध्यम से या विरह के गीतों के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। विचारों की शून्यता तो वहां भी नहीं है, बस अर्थ यह है कि वहां की जो वैचारिकता है वो भाव के वृत्त में घुली मिली हुई है या उसके इर्द गिर्द होकर विकसित हुई है। तो गद्य और पद्य का जो ये विभाजन है भाव और विचार का, उसे आप मात्र इस रूप में समझें कि कविता में भाव केंद्रित होता है, केंद्रीय रूप में होता है, और गद्य में उसी की केंद्रीयता विचार के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो हम इस प्रकार से गद्य और पद्य के अनुशासनों को अलग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने एक बात जो आपसे कही कि गद्य का संबंध आधुनिकता से है, आधुनिक वैचारिक चेतना से है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
छात्रों, गणित आपने पद्य में नहीं पढ़ा होगा, विज्ञान के सूत्र आपने हमेशा गद्य में ही देखे होंगे। यानी गणित, विज्ञान जो वैचारिक अनुशासन माने जाते हैं वो हमेशा गद्य में आते हैं। क्यों आते हैं? वो पद्य में क्यों नहीं आते? क्योंकि पद्य में भाव, लय, तुक, छंद, मीटर एक अनिवार्य रूप में उपस्थित होते हैं। गद्य में जैसी व्याकरण का अनुशासन काम करता है वैसा पद्य में नहीं करता। इसीलिए जो गणित होते हैं, विज्ञान होते हैं, जो वैचारिक सूत्रों से केंद्रित रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, वो हमेशा ही आपको गद्य के रूप में दिखते हैं या गद्य में ही दिखते हैं। ये एक बड़ी अनिवार्य सी बात है या बड़ी बेसिक सी या बुनियादी बात है जिसे हमें समझना है। लेकिन आधुनिकता से पूर्व भी गद्य थे या प्रचलन में थे। और जैसे साहित्य का बुनियादी संबंध तो मनुष्य की चेतना से है, मनुष्य के अपने सामाजिक रूप से है और अपनी उसकी वर्गीय और वैचारिक स्थिति से है। तो गद्य तो शुरू से ही रहा है। जब मनुष्य बातचीत कर रहा है तो गद्य है, जब वो गीत लिख रहा है, भावयुक्त हो रहा है, तो वहां कविता आ जाएगी सीधी सड़क से। लेकिन साहित्य के संदर्भ में अगर हम रचनाओं की शुरू करें और खासतौर से हिंदी गद्य की बात करें तो वहां पर आधुनिकता से पूर्व भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। खासतौर से ब्रजभाषा गद्य के ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अकबर का ही दरबारी कवि गंग है, उसकी चंद छंद वर्णन की महिमा ये ब्रजभाषा गद्य में है। ब्रज का प्रभाव है। खड़ी बोली गद्य की भी बात करते हैं। और 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ और श्री हरिराय की रचना है। ये एक तरह से भक्त कवियों की सूची है या भक्तमाल जैसे था उसी प्रकार की ये भी सूची है। इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य का एक नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये खड़ी बोली गद्य से पहले का एक रूप आपको देखने को मिल रहा है, जब खड़ी बोली के माध्यम से गद्य की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन साहित्य के संदर्भ में गद्य फिर भी केंद्रीय रूप में उपस्थित नहीं था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ा, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा के आपने साखियां पद पढ़े हैं, वो कविता के रूप में ही पढ़े हैं, दोहे के रूप में ही पढ़े हैं। कारण इसका क्या था कि साखियां हों, पद हों, चौपाई हो, छंद हो, ये साहित्य के तब लोक प्रचलित रूप थे और मध्यकाल तक यही साहित्य के केंद्रीय रूप थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वैचारिक चेतना का आगमन हुआ, आधुनिकता का प्रवेश हुआ, वैसे ही साहित्य का रूप, उनका फॉर्म, उनका कहने का सलीका, ट्रीटमेंट, नजरिया सब बदल गया और साहित्य में गद्य केंद्रीय रूप से उपस्थित हुआ। इसीलिए आधुनिक काल को परिभाषित करते हुए हिंदी के एक प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने उसे गद्य काल ही कह दिया। तो उसका अर्थ ये नहीं था कि उस युग में गद्य की ही रचनाएं होती थीं और पद्य नहीं होता था, लेकिन गद्य तब अपनी उपस्थिति में केंद्रीय स्वरूप धारण करता है और 1850 और उसके बाद के साहित्य में गद्य केंद्रीय रूप में उपस्थित हो जाता है। इसे इस रूप में समझने की जरूरत है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि गद्य का जो स्वरूप था वो आधुनिकता की वैचारिकी से उसका बहुत गहरा संबंध है और इसे आप इस ढंग से समझने का प्रयास करें। यानी आधुनिक जीवन मूल्यों ने गद्य को बढ़ावा देने में अपनी बेहतर या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। विचार का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा और वैसे ही साहित्य की विधाएं भी बदलेंगी, कथ्येतर साहित्य का आगमन भी आता है। समानांतर रूप से कविता की विधाएं चलती रहीं आधुनिक काल में, लेकिन गद्य तब वहां केंद्रीय रूप में उपस्थित होता है क्योंकि आप जानते हैं कि गद्य का संबंध जीवन के यथार्थ से है। नए जीवन का यथार्थ विवरण प्रधान होता है, परिस्थितियों की जटिलता वहां केंद्रीय रूप में उपस्थित होती है। इसीलिए कथा साहित्य या महाकाव्य की जगह उसका स्थानापन्न उपन्यास साहित्य ने लिया, नॉवेल ने ले लिया, जो आधुनिक महाकाव्य ही जिसे हम कहते हैं, नॉवेल या उपन्यास। कारण ये था कि महाकाव्य मूल रूप से पद्यात्मक थे या कविता के फॉर्म में थे। अब आधुनिक जीवन की जटिलता केवल गेय रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। गेयता में भी यथार्थ होता है, लेकिन गेयता का जो यथार्थ होगा
वो मूल रूप से प्रभावात्मक होता है। गद्य का जो यथार्थ होता है वो मूल रूप से प्रभावात्मक न होकर प्रक्रिया मूलक होता है। इसीलिए जब महाकाव्य का स्थानापन्न उपन्यास लेता है तब उसने पूरे साहित्य को व्यक्त करने या उसे अभिव्यक्त करने या उसके यथार्थ को देखने की पूरी दृष्टि ही बदल दी। इस प्रकार से जो गद्य या आधुनिक साहित्य में गद्य का आगमन है वो एक प्रकार से यथार्थ की चेतना को विवरण, परिस्थितियों की जटिलता और घटनाओं के इतिवृत्त के माध्यम से उनके अंदर के मूल सत्य तक पहुंचने का एक प्रमुख जरिया बनता है। तो यानी हमारी बातचीत से आप ये समझें कि जो पुरानी कहानियां थीं या पुराने उपन्यास थे वो मूल रूप से यथार्थ मूलक नहीं थे। उनका ध्येय समाज की परिस्थितियों का अवलोकन करना या उनसे शिक्षा लेना तो था, लेकिन समाज के जटिल तंत्र को उद्घाटित करना उनका ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था कौतूहल की सृष्टि करना, मनोरंजन की सृष्टि करना और अप्राकृतिक या चमत्कारिक स्थितियों को हमारे सामने प्रस्तुत करना। आधुनिक गद्य यही काम नहीं करता। आधुनिक गद्य हमारे सामने वैचारिक निकषों या वैचारिक मूल्यों को या वैचारिक बिंदुओं को उपस्थित करता है। इस मायने में गद्य का आधुनिक रूप हमारे सामने एक बड़े वैचारिक वितान को, बड़े यथार्थ मूलक चित्र को लेकर उपस्थित होता है। तो ये आधुनिक जो गद्य था और प्राचीन गद्य या कविता या आधुनिक चेतना के आने के बाद गद्य, हमने कहा कि जो नया यथार्थ था या आधुनिकता का जो यथार्थ था या आधुनिकता के जो नए निकर्ष या मूल्य थे जिसमें वैज्ञानिक चेतना, तर्क, कार्यकारण संबंध और सांप्रदायिक दृष्टि, क्षिप्रता की वृत्ति, गति को तेज करना और उस गति के तेज करने में मानव का केंद्रीय रूप में उपस्थित हो जाना, इस प्रकार के यथार्थ मूलक चेतना में ये काम गद्य ही कर सकता था। पद्य की अपनी कुछ सीमाएं थीं। इसके कारण से इस पूरे युग को गद्य काल कहा गया या इस पूरे युग को गद्य की सापेक्षता में देखने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 19वीं सदी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब आधुनिकता का प्रवेश हिंदी साहित्य में कैसे आता है उसके लिए 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जिनको आपको समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे एक प्रमुख बिंदु तो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। 1811 से लेकर 1829-30 में खासतौर से कलकत्ता और उधर के और ईसाई मिशनरियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय काम कर रही थी। उनका काम बाइबिल के माध्यम से, बाइबिल के छोटे रूप गुटका को प्रकाशित कराकर लोगों को मुफ्त में बांटते थे और ये उनकी मजबूरी थी कि वो जो गुटका की जो भाषा थी वो अंग्रेजी नहीं थी, क्योंकि सामान्य रूप से भारत के लोगों की भाषा हिंदी थी, खड़ी बोली थी उस समय। तो उस गुटका को, बाइबिल के उस गुटका को वे खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित कराकर लोगों के बीच वितरित करते थे। इस प्रक्रिया में उनका कार्य तो धर्म प्रचार करना था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समानांतर रूप से हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में बड़ी निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ या बहुत निर्णायक रूप में हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। कैरे और उनके साथियों ने जब ये पूरी प्रक्रिया को संयोजित कर रहे थे तो समानांतर रूप से उसकी प्रक्रिया में दूसरे समाज, बाद में आर्य समाज वगैरह और दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह भी और दूसरे लोग भी आते हैं जो आर्य समाज के माध्यम से और दूसरे माध्यम से खड़ी बोली के प्रचार प्रसार और नागरी लिपि का आंदोलन खड़ा होता है। मदन मोहन मालवीय उसके प्रवक्ता के रूप में आते हैं और अयोध्या प्रसाद खत्री उस पूरे आंदोलन में शामिल होते हैं। बाद में उनकी पुस्तक खड़ी बोली का आंदोलन, एक बड़ी चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक आती है इसी खड़ी बोली गद्य पर। तो ये पूरी इस जो पूरी प्रक्रिया थी गद्य की शुरुआत की, उसके आगमन में, उसमें एक धर्म और ईसाई मिशनरियों की भूमिका और उसके समानांतर या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में बाद में क्रमशः खड़ी बोली गद्य को स्थापित करने की भावना भी काम कर रही थी। तो एक तथ्य तो ये था। दूसरा तथ्य इसके साथ ही था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है कलकत्ता में। जॉन गिलक्राइस्ट उसके प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। जॉन क्राइस्ट एक दूरदर्शी व्यक्तित्व थे और उनको ये काम सौंपा जाता है कि कंपनी के लिए आप कुछ ऐसे लेखकों को, मुंशियों को तैयार करिए जो हमारे कामकाज को बेहतर ढंग से कर सकें।
तो उस मुंशी को तैयार करने की प्रक्रिया में 4 लेखक शामिल होते हैं, या 4 लेखक प्रमुख रूप से उस समय आते हैं: सदासुख लाल, लल्लू लाल, प्रेम लाल और इंशाअल्लाह खां। ये लोग अंग्रेजी पुस्तकों की या दूसरी भाषाओं की पुस्तकों को खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद करते हैं, और उसके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी में भी ये काम हो सकता है भाषा के रूप में, ये बात स्थापित होती है, और हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में अपनी इसकी भूमिका बढ़ती है, या आगे इसको लेकर बात बढ़ती है। जो और इस संबंध में जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है समाचार पत्रों का प्रकाशन। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि समाचार पत्र भारत के संदर्भ में 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र हिक्की गजट प्रकाशित हुआ था, लेकिन वो पत्र अंग्रेजी में था। हिंदी में समाचार पत्र के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा, और पहला जो समाचार पत्र हिंदी भाषी जो था वो था उदंड मार्तंड, जो 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला पत्र था हिंदी का, साप्ताहिक था। और उदंड मार्तंड के बाद, हालांकि उसके पहले राजा राम मोहन राय के प्रयास से संवाद कौमुदी, बंगदूत वगैरह के कई समाचार पत्र, लेकिन वो अंग्रेजी, बंगला सब भाषाओं में निकल रहे थे। हिंदी में उदंड मार्तंड का प्रकाशन अपने आप में एक बड़ी घटना थी। समाचार पत्रों का संबंध भी इसी आधुनिक चेतना से है। रोज की घटनाओं को देखना, समाज के बदलते रूप को पकड़ना, उस बदलते रूप की पकड़ के साथ अपने को गतिशील करना, ये आधुनिक चेतना है, ये आधुनिक मनोवृत्ति है। उदंड मार्तंड का प्रकाशन अपने आप में इसलिए बड़ी घटना है क्योंकि उसके बाद बनारस अखबार समेत दिग्दर्शन और ढेर सारे, और बाबू हरिश्चंद्र के ढेर सारे 4 समाचार पत्रों का प्रकाशन, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन और बाला बोधनी, और बाद में ढेर सारे और समाचार पत्रों का प्रकाशन उसी क्रम में होता है। तो समाचार पत्रों का प्रकाशन एक बड़ी घटना थी, खासतौर से हिंदी गद्य के प्रकाशन और उसके विस्तार की दृष्टि से, क्योंकि इसने पूरी चेतना को, आधुनिक मन को, चित्त को तत्कालीन घटनाक्रमों से जोड़ने की दृष्टि विकसित करने का काम किया। यानी यथार्थ वही नहीं है जो हम एक बार पढ़ लेते हैं, यथार्थ वो भी है जो रोज हमारे सामने आता है, भिन्न रूप में आता है, बदलते रूप में आता है। तो इस प्रकार से यथार्थ को देखने की अपनी दृष्टि बंगदूत के बाद उदंड मार्तंड और बाद के समाचार पत्रों के माध्यम से आई। यानी हिंदी गद्य को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की भी अपनी निर्णायक भूमिका थी। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन आता है, और उन्होंने कविवचन सुधा 1867-68 में निकालते हैं, और हरिश्चंद्र चंद्रिका निकालते हैं, जिनका 8 अंकों के बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन कर देते हैं। और 1873 के अपने अंक में कालचक्र नाम के स्तंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक घोषणा करते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। मित्रों, ये जो हिंदी नई चाल में ढली घोषणा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हिंदी गद्य के विकास की प्रस्तावना की एक महत्वपूर्ण परिघटना है। हिंदी के नए चाल में ढलने का तात्पर्य था कि हिंदी अब सामंती केंचुल उतार कर आधुनिकता के रंग में, आधुनिकता के आबो हवा में, आधुनिकता के प्रकाश से भर चुकी है, और हिंदी अब आधुनिक मानस, आधुनिक चेतना को धारण करने की क्षमता से युक्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी बातचीत का जो विषय था कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास की प्रस्तावना, हम इस पर बात कर रहे थे। और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास की पूरी बड़ी लंबी परंपरा रही है, और भी बहुत से तथ्य रहे हैं, लेकिन हमारी आज की जो इस पूरी बातचीत का जो केंद्र बिंदु था वो उसी प्रस्तावना को समझना था, जिसके माध्यम से हिंदी गद्य अपने को आधुनिक रूप में हमारे सामने ले आती है। और 1850 के बाद ढेर सारी कथेतर विधाओं का आगमन हिंदी में आता है, आलोचना का जन्म होता है, रेखा चित्र बाद में आता है, संस्मरण, यात्रा साहित्य, कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, निबंधों का प्रकाशन, ये हिंदी गद्य को बढ़ावा देने की कुछ प्रक्रियाएं थी। तो छात्रों, ये जो हमारी इकाई है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, उसकी इस प्रस्तावना को हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से गद्य आधुनिक चेतना को धारण करने के लिए अनिवार्य घटक के रूप में हिंदी क्षेत्र में या हिंदी पट्टी में उपस्थित होता है, और उसकी इस आधुनिक चेतना को हिंदी के
प्रबुद्ध साहित्यकारों ने समझा और उसे अपने ढंग से वैज्ञानिक रूप दिया, वैज्ञानिक चेतना प्रदान की। यानी अगर हम ये समझते हैं कि गद्य का संबंध आधुनिकता से है, वैचारिकता से है, तो हम ये भी समझेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का संबंध या हिंदी का संबंध मूल रूप से वैज्ञानिकता से है, आधुनिक चेतना से है, तर्क वितर्क से है। इस प्रकार हिंदी तर्क वितर्क, आधुनिकता, आधुनिक मन, चित्त और संस्कार की भाषा के रूप में स्थापित हुई, जिसमें गद्य ने अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। तो हमारी आज की जो बातचीत थी वो हिंदी गद्य की इसी प्रस्तावना पर केंद्रित थी। मुझे आशा है कि आप इस प्रस्तावना को समझने का प्रयास आपने किया होगा और इसी सूत्र को लेकर हम जल्द ही आपको इसी इकाई के विस्तार के रूप में अगले व्याख्यान में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।